Okay, welcome to the new lecture of continuity and differentiability. So in that topic we will discuss about the types of the discontinuity. तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको कंटिन्यूटी के बारे में समझा दिया था, किस तरीके से कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है और किस तरीके से नहीं होता, और यदि कंटिन्यूस नहीं है तो वो क्या कहलाता है, यानी डिसकंटिन्यूस कहलाता है। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वाले एक छोटे सी वीडियो में, वो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस कितने टाइप की होती है डिसकंटिन्यूटी। जैसा कि मैंने कंटिन्यूस के लिए आपको एक चीज़ बताई पहले वाले वीडियो में कि यदि RHL का वैल्यू, LHL का वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर आ जाते हैं, इस कंडीशन में कोई भी फंक्शन आपका कैसा कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है। लेकिन यहाँ इस वाले टॉपिक में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं, यदि सपोज दैट इनमें से कोई भी एक चीज़ आपस में बराबर नहीं आती है, जैसे सपोज दैट RHL, LHL या फंक्शनल वैल्यू, इन तीनों में से कोई भी एक बराबर ना आए, उस कंडीशन में दिया गया फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पर भी ये भी बात हो सकती है, सपोज दैट RHL, LHL बराबर आ रहे हैं लेकिन फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। ऐसा हो सकता है RHL और फंक्शनल वैल्यू बराबर आ रहे हैं लेकिन LHL बराबर नहीं आ रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है LHL और फंक्शनल वैल्यू बराबर आ रहे हैं लेकिन RHL बराबर नहीं आ रहा है। या फिर दोनों निकल के तो आ रहे हैं लेकिन जो लिमिट निकल रही हैं वो दोनों इन्फाइनाइट निकल रही हैं। एक तो ये पोजीशन हो सकती है, इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है। या फिर ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि जहां RHL और LHL को निकाला ही नहीं जा सकता, यानी उसकी लिमिट को फाइंड ही नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी भी डिसकंटिन्यूटी होती है। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको जो है, जितना भी मैंने लिमिट के बारे में बताया था, यानी 2 वीडियोस मैंने आपको जो इसके लिए बनाई थी लिमिट के लिए, कि हर फंक्शन की लिमिट को फाइंड किया जा सके। कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिनकी लिमिट नहीं निकाली जा सकती है, तो इस टाइप की भी आपको डिसकंटिन्यूटी, तब भी वो उस कंडीशन में कैसा कहलाएगा, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि डिसकंटिन्यूटी के हम टाइप्स पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कितने तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है, हम यहाँ पर इस बात पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं डिसकंटिन्यूटी के टाइप पर, आखिर में कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी है और कौन सी होती है और उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, जिसके अकॉर्डिंग हम उनकी टाइप्स को यानी कि नॉमिनेट भी कर सकते हैं या फिर नॉमिनक्लेचर भी कर सकते हैं, उनका नामकरण भी कर सकते हैं, किस तरीके की डिसकंटिन्यूटी है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो देखिए, आपका सबसे पहले यहाँ टॉपिक जो आता है उसका नाम है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसमें हम जो बताने जा रहे हैं वो ये है, नंबर 1 जो आती है जिसको कहते हैं रिमूवेबल। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं? इस कंडीशन में होता ये है कि इफ़ मान के चलिए RHL और LHL बराबर हैं बट फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं है, यानी फलन का मान बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन को या फिर इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहते हैं? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 आता है, यहाँ 5 टाइप्स की हैं, तो जिसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिस, और इसका दूसरा नाम भी है जिसके कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये वाली डिसकंटिन्यूटी, इस वाली में क्या होता है, इसमें एक कंडीशन ये है कि RHL इज़ नॉट इक्वल टू LHL, ये दोनों आपके बराबर नहीं आ रहे होंगे, और इस जगह पर हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनल वैल्यू जो है, फंक्शनल वैल्यू आइदर इक्वल
और अनइक्वल। इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू या तो बराबर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपकी जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो आपकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, या फिर दूसरा इसका जो नाम मैंने बताया ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। ऑर्डिनरी का हिंदी मीनिंग होता है साधारण, ठीक है, साधारण। तो अब थर्ड नंबर की आती है, उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड, ठीक है, द्वितीय प्रकार की। तो वो क्या है, यहां पर इस कंडीशन में क्या है, इफ RHL एंड LHL बोथ आर या बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, यानी दोनों को ही निकाला नहीं जा सकता है, यानी RHL और LHL इन दोनों को हम क्या है फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आपकी क्या कहलाती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अगली है फोर्थ वन, जिसको कहते हैं हम मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। तो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि इफ RHL एग्जिस्ट देन LHL डज नॉट एग्जिस्ट। और if LHL exists then RHL does not exist। कहने का मतलब ये that is one of them limit does not exist। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि RHL निकाला जा सकता है तो LHL को नहीं निकाल सकते, यदि LHL को निकाल सकते हैं तो फिर RHL को नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स कि यहाँ पर वन ऑफ देम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उनमें से कोई एक ऐसी लिमिट होगी जिसे हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इस कंडीशन में या इस प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे हम मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट एक बचा हुआ है वो आपकी कौन सी है, उसे भी हम समझा दे रहे हैं आपके। तो नंबर 5 है, तो वो कौन सी होती है वो ध्यान दे लीजिए, उसका नाम है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जैसा कि मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में आपको समझाया था कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दैट मीन्स लिमिट तो निकल रही लेकिन इनफाइनाइट निकल रही, पॉजिटिव इनफाइनाइट हो सकती है, नेगेटिव इनफाइनाइट हो सकती है। तो देखिए अब ये है नंबर 5 जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है ध्यान दे लीजिए। इफ मान के चलिए one of them limit is either positive infinite or negative infinite। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, यदि RHL और LHL इन दोनों में से कोई एक आपकी पॉजिटिव इन्फाइनाइट है और एक नेगेटिव इन्फाइनाइट है, तो इस कंडीशन में इस प्रकार की
जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम क्या कह देते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के आपके 5 प्रकार हैं, यानी 5 प्रकार की होती है। लेकिन बेसिकली आपको बता दें कि डिसकंटिन्यूटी के टाइप पर हमें डिस्कस नहीं करना है, ये आपके 12th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक नहीं है, ये ग्रेजुएशन में है, बीएससी में है, तो वो टॉपिक को, लेकिन फिर भी मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हो सकता था, हो सकता है आपके कंपटीशन के लिए कुछ काम आ जाए, इस वजह से इस वीडियो को मैंने यहाँ पर बनाया है। अब कुछ फंक्शंस पे और डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन वैसे कई प्रकार के होते हैं, मैंने रिलेशन फंक्शन में भी समझा दिए थे, लेकिन उसके अलावा भी जो यहाँ पर यूज हो जाते हैं डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत, तो उनको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो वो देख लीजिए किस टाइप के फंक्शन होते हैं जो छूटे हुए हैं, जो अभी अब तक डिस्कस नहीं हमने किए हैं। तो नंबर 1 जिसमें आता है, जिसमें मॉड फंक्शन, नाम तो सभी ने सुना होगा कि मॉड फंक्शन। तो मॉड फंक्शन बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर देखें तो मॉड फंक्शन को यहाँ पर देखिएगा कि एनी फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड मॉड फंक्शन। इसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है, एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी या इज कॉल्ड मॉड फंक्शन। कोई फलन आपका मॉड फंक्शन कहलाता है कब, एफ एक्स का जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो, यानी मॉड एक्स, ये दो आपके जो डंडे लगा दिए जाते हैं, ये मॉड को एक इंडिकेट करते हैं, एक तो पॉजिटिव एक्स, एक माइनस एक्स। दोनों की कंडीशन ये कब अप्लाई करनी है वो आप समझ लीजिए। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो आपको पॉजिटिव रहता है, और x का वैल्यू आपका 0 से छोटा है तब ये रहता है। तो ये तो रहा मॉड फंक्शन। अब यहाँ पर एक जो आता है, जो आपके सिलेबस से तो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो पहले तो ये होता है, इस तरीके बड़े ब्रैकेट इस तरीके लिख दिया जाता है, तो इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बोलेंगे इसको, इस तरीके बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब इसका वैल्यू किस तरीके से डिफाइन होता है, वो आपका ये है n-1 n+1। ये इस वाले जो फंक्शन में हम करते क्या है, केवल हम इंटीजर पार्ट लिखते हैं। यानी इंटीजर पार्ट क्या होता है, अब इंटीजर पार्ट का मतलब हम पॉजिटिव, यानी कि या तो पॉजिटिव का लिखेंगे या नेगेटिव का लिखेंगे, डिपेंड द सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट की संख्या को नहीं छोड़ देते हैं, यानी कि जैसे 2.3 दे रखा है तो उसे छोड़ देंगे, उससे बड़ी लेंगे। 2.3 को मतलब वो हम 3 लिखेंगे ओनली। अब माइनस की दे रखी है तो माइनस की, जैसे माइनस का 2.1 दे रखा है तो माइनस का 2 लिखेंगे। तो ये जो है ग्रेटेस्ट, इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट होता है उस चीज़ को लिखा जाता है इंटीजर पार्ट ओनली। वी टेक ओनली द इंटीजर पार्ट इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो विच इज डिफाइंड एज like that n-1 n+1. These conditions are applied when the value of x lie between 0 and n, यानी 0 से बड़ी हो, n से छोटी हो। और this condition is applied when x is equal to n, और this condition is applied when x is greater than n and less than n+1। ये कंडीशन आपकी अप्लाई की जाती है। कहने का मतलब है कि यदि सपोज दैट यहाँ पर 2.3 लिखा जाए तो इसका ग्रेटेस्ट जो पार्ट होगा वो आपका कितना, यानी n। अब यहाँ पर ये कंडीशन जो बन रही है कि n यानी 2 से तो बड़ी, लेकिन 2+1 3, यानी 3 ये कितना हो जाएगा, 2.3 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3.3। इससे छोटी का मतलब ये वाला पार्ट इंटीजर पार्ट, दैट मीन्स। और यहाँ पर 2 से बड़ी और 3 यानी कि 3.3 से छोटी, दैट मीन्स जो इंटीजर पार्ट होगा 2.3 से बड़ी और 3.3 से छोटी, तो इंटीजर पार्ट ओनली 3 आता है इस बीच में। तो इसको हम इस तरीके लिखेंगे। लेकिन ऐसे ही माइनस में 2.3 होता तो यहाँ पर हम केवल 2 ये लिखते थे, ये वाला पार्ट हम लिखते, हम उससे एक कम लिखते हैं वहाँ पर। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़ी से बड़ी इंटीजर वो कौन सी हो सकती है, उसको यहाँ पर लिखा जाता है।
तो ये जो आपका कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके और भी कुछ हैं जो वैल्यूज़ मैं बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड है, तो वो देखिए, उसे आप नोट कर लीजिएगा। उसका चिन्ह आपको पता लग ही गया है क्या होता है। तो देखिए, इससे रिलेटेड कि ग्रेटेस्ट इंटीजर h+0, इसको हम लिखेंगे ओनली h, लेकिन h-0 कहीं भी लिखा हुआ है तो उसे हम h-1 लिखेंगे, और -h लिखा हुआ है उसे -h-1 लिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर टू राइटिंग ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ वी गोइंग टू द नेक्स्ट फंक्शन विच इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम, इसको शॉर्ट में हम SGN भी लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर इसको लिखने का तरीका, यहाँ पर SGN लिखा ही जाता है इसके आगे, SGN ऑफ x, यानी सिग्नम फंक्शन ऑफ x। इसका जो वैल्यू होता है वो mod x अपॉन x के इक्वल होता है, और जो डिफाइंड इस टाइप से होता है, किस टाइप से डिफाइंड है वो भी हम बता दे रहे हैं आपको, वो ये है 1 0 -1। ये कंडीशन कब कब अप्लाई की जा सकती हैं, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 के बराबर हो, x का वैल्यू 0 से छोटा हो, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि कुछ फंक्शंस थे जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हैं। इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग या फिर कुछ क्वेश्चंस आपके कुछ सॉल्व हो सकते हैं या उनमें हेल्प मिल सकती है। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट आगे वाला, इसके अगले जो वीडियो बनाएंगे आगे, वो रहेगा आपका कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी पे डिपेंड्स। कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं कंटिन्यूटी में, वो यहाँ पर बताए जाएंगे। उनको करने का प्रोसीजर बताया जाएगा। मैं हर सभी क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन जितने टाइप के न्यूमेरिकल आपके दे रखे हैं उन सभी टाइप के एक एक न्यूमेरिकल आपको बता दिया जाएगा, और उनके अकॉर्डिंग आप जो बुक में दे रखे हैं न्यूमेरिकल, उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, जिसमें आपको न्यूमेरिकल बताई जाएंगी कंटिन्यूटी से रिलेटेड। तो तब तक के लिए